भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया। इस समिति का कार्य राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने की व्यवहार्यता पर गौर करने का होगा। लंबे वक्त से प्रधानमंत्री स्वयं इसकी वकालत करते आ रहे हैं। उन्होंने इसका नाम दिया है वन नेशन वन इलेक्शन। गौर करने की बात यह है कि श्री कोविंद ने भी 2018 में संसद में संयुक्त सदनों को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर बात की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव, जिसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहा जाता है, उसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। आज देश में एक साथ चुनाव ना होने का जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को ठहराया जाता है। ये सारी रोचक बातों को पूरा जानने से पहले द ज्ञानी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नई अवधारणा नहीं है। यह 1967 तक प्रचलन में थी। भारत में 1951, 1957, 1962 और 1967 के सभी विधानसभाओं और आम चुनाव एक साथ हुए थे। 52 और 57 के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक चुनाव के बाद इसमें परिवर्तन आया। यह चक्र जुलाई 1959 में केरल में टूट गया, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने राज्य की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया। उस वक्त की केरल की कम्युनिस्ट सरकार विश्व में पहली बार किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी। नेहरू जी ने उसे बर्खास्त करके अपने राजनैतिक जीवन में एक और कलंक ओढ़ लिया और इस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा समाप्त हो गई। बाद में राजनीतिक अस्थिरताओं के कारण 1967 में बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ और कई विधानसभाओं को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भंग कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए। वर्तमान स्थिति यह रह गई है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। फिर एक दौर आया देश के चुनाव सुधारों का। 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ यह मसला भी उठाया। हालांकि इस विषय पर बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई। बाद में 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी चर्चा की है। वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार की वकालत की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के घोषणा पत्र में यह उनके प्रमुख घटकों में से एक था। एक संसदीय पैनल ने भी भारत के इलेक्शन कमीशन सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच की थी। व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए यह मामला अब आगे की जांच के लिए लॉ कमीशन के पास भेज दिया गया है। अक्सर वन नेशन वन इलेक्शन के कई लाभ गिनाए जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है इसे लागू करने से चुनावी खर्च में कमी आएगी, जो वाजिब तर्क भी है। यह पूरी प्रक्रिया और सभी चुनावों के सीजन को सीमित कर देगा। अक्सर यह भी तर्क दिया जाता है कि कई बार आदर्श आचार संहिता, जिसे आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसके लागू हो जाते ही विकास कार्य बाधित हो जाता है। चुनावों की घोषणा के बाद इस समय सरकार किसी भी नई योजना या विकास कार्य की घोषणा नहीं कर सकती। इस दौरान सरकारी कामकाज को मानो पाला मार जाता है। साथ ही एक साथ चुनाव होने से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि यह सुविधाजनक हो जाएगा। इससे मतदाता एक ही बार में मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा चुनाव जीतने की चिंता से हटकर पार्टियों को 5 साल केंद्रित रहकर शासन और विकास करने के लिए मिलेंगे। रेखा के उस पार भी बहुत हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध करने वाले कहते हैं भारत जैसे विशाल और जटिल देश में सिर्फ एक मेगा चुनाव कराना बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। इनमें से कुछ तार्किक मुद्दे भी हैं, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए उपयोग में ली जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट, जो कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहलाती है, उसकी अभी मौजूद संख्या से दोगुनी संख्या की आवश्यकता होगी। एक बड़ा डर जो सामने आता है वह यह है कि एक साथ चुनाव से उस पार्टी को भी फायदा होगा जो राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी है और क्षेत्रीय पार्टियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि संविधान भी बुनियादी तौर पर एक साथ चुनाव की अनुमति नहीं देता। हालांकि मुझे स्वयं यह तर्क बहुत सही नहीं लगता, क्योंकि उससे पहले भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ करते थे।
साथ ही संविधान के 5 अनुच्छेद और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में संशोधन करना होगा। इसके लिए प्रत्येक मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय पार्टी को बदलाव के लिए सहमत भी होना होगा। आलोचकों का यह भी तर्क है कि मतदाता राज्य चुनावों के लिए मतदान करना बंद कर सकते हैं, जिससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा मिलेगा और क्षेत्रीय पार्टी हाशिए पे आ जाएंगी। हालांकि इस पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा है कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उड़ीसा में है, जहां पे लोकसभा के लिए बीजेपी को वोट मिलते हैं, वहीं पर विधानसभा के लिए बीजेडी को। एक बड़ी चिंता जो लोकतंत्र के जानकारों को सताती है वह यह है कि यह सिस्टम किसी प्रमुख राष्ट्रीय हस्ती या किसी अन्य व्यक्ति की लहर उन्हें शासन करने के लिए बेलगाम शक्ति दे सकती है। आपको कौन सा पक्ष बेहतर लगा, हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। अंत में एक नज़र डालते हैं कि इसे लागू करने के लिए विभिन्न संवैधानिक चुनौतियां क्या क्या हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और हितधारकों से समर्थन जुटाने के अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने के लिए 5 संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 83 जो संविधान में संशोधन करेगा कि संसद के सदनों में उनकी ड्यूरेशन यानी अवधि कितनी होगी। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, जिसे आप डिसोल्यूशन कहते हैं। आर्टिकल 172 राज्य विधान मंडलों की अवधि से संबंधित है। आर्टिकल 174 राज्य विधानसभाओं के डिसोल्यूशन से संबंधित। आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित। संविधान में यह 5 प्रमुख संशोधन की आवश्यकता होगी। भाजपा के लिए यह कठिन परीक्षा होने वाली है। अब देखना यह है कि भाजपा किस तरीके से बाकी दलों को इस विषय पर अपने साथ लेकर आती है। कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ द ज्ञानी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें।